आईटी स्टॉक्स देखिए, आप कोई मिड कैप आईटी में इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया होगा आपके पास? मार्केट तो यहाँ पे अभी भी हमें लगता है वोलेटाइल ही रहेंगे। इट्स क्लियरली साइन ऑफ सस्टेन बाइंग एक्शन इज टेकिंग प्लेस। हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है, बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति रखेंगे। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आज के सेटअप को? आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? एग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए, वो अभी तक एब्सेंट है मार्केट में। Hi Rajesh, good to speak to you after a while. Tell us, what are the strategies you're going with today? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्सपर्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस कैसे निकालते हैं, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स की सबसे कॉस्टली मिस्टेक्स कौन सी है और क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में इतना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद राजेश पालविया सर। पैसा दोनों तरफ से बनता है। ऑप्शन बायर भी पैसा बनाता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाता है। आपकी अगर स्ट्रेटेजी सही है, आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हैं और सही स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपका दोनों तरफ पैसा बनता है। छोटी प्रीमियम के चक्कर में लोग आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदते हैं और वहाँ पे मूवमेंट आता नहीं है और अल्टीमेटली एंड ऑफ द एक्सपायरी पे जब आती है तो वो प्रीमियम जीरो हो जाती है। हमें आज वो जानना है कि आप स्क्रीन पे क्या देखते हैं एंड हाउ डू यू फाइंड दोस ट्रेड्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर द व्यूअर्स इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। So let's not wait anymore. Let's welcome Mr. Rajesh sir. Rajesh sir, welcome to Voice of Traders podcast. Thank you. It's my pleasure to be on this Voice of Trader platform. Thank you sir. Sir, कैसा लग रहा है लाइक टीवी दुनिया से हटके अब सोशल मीडिया की दुनिया पे थोड़ा सा हाउ इज द वाइब? तो देखिए, टीवी पे तो हमें रोज ही होना होता है और मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बट जनरली वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे आके आपने बोला हमें कि हमें ये सब डिस्कस करना है, तो दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया। बट यस, ऑन ग्राउंड इवेंट तो काफ़ी होती है जिसमें हम इन्वेस्टर मीट्स जो होती है हमारी अक्रॉस द इंडिया, वहाँ पे तो ऑन ग्राउंड इवेंट में तो काफ़ी कुछ हम लोग जाके अपने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं किस तरीके से प्ले करना है। बट यस, ऑन सोशल मीडिया इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ यू। सो आई होप ये बहुत अच्छा सेशन जाए आपका फर्स्ट एवर सेशन। सो राजेश सर, मुझे मेरा फर्स्ट ट्रेड याद है, मेरा फर्स्ट डे ऑफ मार्केट याद है। ट्रम्प भाई साहब आए थे, उन्होंने ऐसी बड़ी सी एक लाल कैंडल बनाई थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर डे इन द स्टॉक मार्केट एज अ ट्रेडर। हाउ डिड यू बिगिन योर जर्नी इन दिस स्टॉक मार्केट? आप पहले से ही मार्केट की पढ़ाई कर रहे थे या लाइक सडनली आप कुछ और कर रहे थे और सडनली स्टॉक मार्केट की तरफ आपका रुझाव आया? लाइक हाउ इज इट? तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरा स्टॉक मार्केट में आना। अगर आप मेरे एजुकेशन को देखेंगे तो आई एम साइंस ग्रेजुएट। ओह। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री किया, देन फिर मैंने एमबीए किया। तो मेरा कोई भी फाइनेंशियल उसमें बैकग्राउंड नहीं था। ओके। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर आई वाज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। सो आई वर्कड फॉर कंपनी वेयर दे वर हैविंग कोऑपरेटिव बैंक। सो उसके लिए, उस कोऑपरेटिव बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, तो उसमें आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। सो मेरा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग फाइनेंशियल्स, बिकॉज बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना था, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वहाँ से ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन फाइनेंशियल। फिर उसके बाद उसी कंपनी में एक उनकी टैक्स फर्म भी होती थी जहाँ पे दे प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेशन। ओके। हाँ। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी उस फर्म में। टैक्स कंसल्टेशन जो करते थे वो मैनुअल होता था पहले। आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय काफ़ी मैनुअल होता था। तो देन वी परचेज वन सॉफ्टवेयर एंड उसका इंटीग्रेशन मुझे करना था कि मैनुअल से उसको ऑटोमेशन पे लेके जाना था। तो वहाँ से मैंने टैक्सेशन और बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे समझ में आया कि हाउ दिस वर्क्स। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बनने लगा। वो जब हम बिजनेस डेवलप कर रहे थे तो क्या ट्रेड करें, तो क्लाइंट्स को जब ट्रेड करने होते थे उस समय बहुत सारी वेबसाइट्स हुआ करती थी जहाँ से लोग स्टॉक रिलेटेड टिप्स जिसको बोलने या इन्फॉर्मेशन लेते थे, बहुत लिमिटेड होती थी और बहुत लिमिटेड लोग होते थे जो अपनी स्टॉक टिप एडवाइजरी उस समय देते थे। तो 2001 या अराउंड 2000-2001, वो उसके पहले की बात है ये। अच्छा, ओके। सो उसको देख के फॉलो करते थे और काफ़ी लॉसेस भी होते थे क्लाइंट्स के।
देन ग्रेजुअली फिर कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, फिर बुक्स पढ़ना चालू करी। वहाँ से फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यस देयर इज़ सम चार्टिंग टूल विच कैन हेल्प यू टू बी मोर शार्पर। तो फिर कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ से पढ़ना चालू करा, फिर वहाँ से बुक्स पढ़ना चालू करी। देन आई गॉट दिस स्पाइडर सॉफ्टवेयर, आई थिंक अराउंड 2001 में स्पाइडर सॉफ्टवेयर का हमने हाँ उसी समय हमने ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया था। One of the oldest clients of Spider. It's been Yeah. almost 25 years now. हाँ, सो एट दैट टाइम आई वॉज इन इंदौर। तो मेरा पूरा ये स्टार्ट जो जर्नी हुआ है वो इंदौर में ही हुआ। तो आई वॉज वर्किंग विद ब्रोकिंग कंपनीज इन इंदौर। तो 2001 से फिर हमने स्पाइडर पे धीरे धीरे सीखना चालू किया वहाँ पे। तो इनिशियली तो हम सिर्फ एक ही वो टिक क्वेरी लगा लेते थे, हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे जो स्टॉक जा रहा है उसी को ढूंढते थे कि ये स्टॉक में कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सीख रहे थे उस समय। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर सीखा, काफ़ी बुक्स अटेंड करी, काफ़ी कुछ सेमिनार्स अटेंड किए। बहुत बार बॉम्बे भी आए जहाँ पे इवेंट्स होती थी, उसमें जो आते थे मार्केट के ऊपर, जब भी इवेंट होती थी टेक्निकल एनालिसिस को वर्कशॉप्स होते थे वो अटेंड किए। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और देन आई केम इनटू फुल टाइम रिसर्च। तो आई थिंक 2002 में फुल टाइम रिसर्च में मैं आ गया था। 1-2 साल काफ़ी कुछ मेहनत करी इसको सीखने के लिए। एंड देन आई गॉट ए होल्ड ऑन दिस कि हाँ अभी प्रिडिक्शन नज़दीक पहुंच रहा है स्टॉक प्राइस के पास। But still, how difficult it is to analyze a stock for your own self and then analyze it on the screen in front of so many lakhs of people. What is the difference? तो देखिए दोनों में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। खुद के लिए अगर आप स्टॉक निकाल रहे हैं तो वो तो थोड़ा इजी है, क्योंकि वहाँ गलती होगी तो सिर्फ वो अपने लिए होगी। लेकिन आप जब टीवी स्क्रीन के पे हैं और वहाँ पे आप जब स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी कुछ चैलेंज है और आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आपके ऊपर बहुत कुछ ट्रस्ट है लोगों का कि आप क्या स्टॉक वहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं या आप क्या स्टॉक वहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है और काफ़ी कुछ स्टडीज़ को हमको करना पड़ता है सो दैट वी विल कम टू दैट कंक्लूजन कि हाँ ये स्टॉक बाय या सेल देना है। फिर जब हम शोज़ में होते हैं, जब हमारा मार्केट पर डिस्कशन होता है तो काफ़ी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कैटेगरी में स्टॉक आइडियाज़ पे बात होती है। सो उसमें हमारा काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है कि हर शो में उनके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ट्रेडर है, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है मार्केट में। कोई पोजिशनल ट्रेड ढूंढता है, कोई किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है, किसी को 1 महीने 2 महीने के हिसाब से ट्रेड करना है, किसी को BTST ट्रेड करना है। तो सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है मार्केट में प्ले करने का। तो उसके हिसाब से बहुत सारे फॉर्मेट डिज़ाइंड है हर टीवी प्लेटफॉर्म पे, ताकि हर टाइप के ट्रेडर को हेल्प किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग कॉल्स। तो उसमें हम मार्केट में अगर हमें इंट्राडे कॉल निकालना है तो फिर हमें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्क्रीनर्स लाइव रन करने होते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल है, अदर बाय साइड और सेल साइड का। पोजिशनल ट्रेड करना है तो वो हम एंड ऑफ डे वैसे ही ऑलरेडी स्क्रीनर एवरीडे हम रन करते ही हैं, जो कि हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए भी निकालने होते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या फिर हमें टीवी शोज़ में या जब भी डिस्कशन करना है तो वहाँ पे हमें भी अर्ली मॉर्निंग 8:30 पे है तो हम एक दिन पहले ही वो सारे स्क्रीनर से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ चार्ट पैटर्न है, ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से हमें स्टॉक लिस्ट अवेलेबल रहती है या हमारे पास रेडीली अवेलेबल रहती है। उसके बेसिस पे हम फिर वहाँ पे लाइव मार्केट में जब डिस्कशन होता है और एक्चुअल जब प्राइस मैच्योर होता है ड्यूरिंग द मार्केट ओपन होने के बाद, उसका एक्चुअल रिएक्शन जब आता है, क्योंकि एंड ऑफ डे में हमने कोई स्टॉक पे वर्क किया और हमें लगता है कि ये बुलिश है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कहाँ ओपन कर रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्राइस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन है या नहीं है। तो देन वी हैव टू शॉर्टलिस्ट लाइव इंस्टेंटली कि हाँ ये स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड किया जा सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल है, ये स्टॉक एज पर आवर एक्सपेक्टेशन मूव कर रहा है। ओके। अरे सर, अभी फॉर एग्जांपल जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, दे ऑल रन आफ्टर क्विक मनी। सो दे डायरेक्टली बोलो आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा नहीं कि मुझे पहले देखना है, वॉच करना है स्टॉक क्या होता है, ये वो सब नया, डे 1 पे ऑप्शन ट्रेडिंग। आप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से मार्केट में हो, व्हाट डू यू प्रीफर, विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग अगर आपको
एज अ ट्रेडर देखना है तो आप कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्रेफर करोगे? तो देखिए इसमें है ना मैं इसको अलग तरीके से डिफाइन करूंगा कि आपको पहले अपने आप को पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का आपका डीएनए है। क्या आप में पेशेंस है या आप में पेशेंस नहीं है। अगर आप में पेशेंस है तो यू कैन बी ए ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन बायर को स्पीडी मार्केट चाहिए या उसको मनी भी जो चाहिए वो स्पीडली चाहिए, अदरवाइज तो उसकी प्रीमियम डिके हो जाएगी। अगर आप में पेशेंस है तो आप ऑप्शन राइटर बन सकते हैं। तो अगर आपको पहले अपना कैरेक्टरिस्टिक पता है कि हाँ मेरा कैरेक्टरिस्टिक या मेरा टेम्परामेंट कैसा है, देन यू कैन सिलेक्ट कि मुझे ऑप्शन राइटर होना चाहिए, बायर होना चाहिए। देन इसके बाद फिर ऑप्शन बायर भी पैसा बनाता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाता है। ऑप्शन बायर में ये जरूर है कि आप एक छोटी कैपिटल से भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपको एक मार्जिन जो डिप्लॉय करना होता है तो आपको कैपिटल थोड़ी बड़ी लगती है। जो इनिशियल जो मार्केट में अभी जो नए लोग आए जरूरी नहीं है कि उनके पास बड़ी कैपिटल हो एट द अर्ली स्टेज। उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो वो, और किसी को भी कोई नया बिजनेस या कोई नए प्रोफेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आना या मार्केट में भी आते तो कोई भी अपना पैसा पूरा पैसा एक साथ तो डिप्लॉय करेगा नहीं। पहले वो ही विल टेस्ट द वाटर एंड देन उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, देन दे विल डिप्लॉय बिगर कैपिटल। तो छोटी कैपिटल से जनरली देखा है कि ऑप्शन बायर ज़्यादा होते एंड सेलर कम होते। पैसा दोनों तरफ से बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाय करके ही बनेगा या सेल करके ही बनेगा। आपकी अगर स्ट्रेटजी सही है, आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हैं और सही स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपका दोनों तरफ पैसा बनता है। थोड़ा आपका लर्निंग होना ज़रूरी है। हमने जनरली देखा है कि जो न्यू बिगनर्स हैं वहाँ पे लर्निंग कम है, वो सीखते नहीं है, वो एक गट फीलिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको आपको सोचना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कि आज मार्केट 24,000 पे ट्रेड कर रहा है और आपको ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना है, तो आपको पहले व्यू फॉर्म करना पड़ेगा मार्केट पे। आपको कुछ पैरामीटर अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि ये मार्केट बढ़ेगा कितना। आप कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन खरीद रहे हैं। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से सिर्फ 100 ही पॉइंट बढ़ने वाला है और आप 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको कोई गेन नहीं होगा। करेक्ट। अगर आपका व्यू है कि 500 पॉइंट बढ़ने वाला है देन यू कैन बाय 24,500 का कॉल ऑप्शन। अगर आपका व्यू ही ये है कि सिर्फ 100 ही पॉइंट बढ़ सकता है मार्केट तो आपको एट द मनी पे बाय करना पड़ेगा। लेकिन जनरली हमने देखा है कि वो एट द मनी की प्रीमियम ज़्यादा होती है तो छोटी प्रीमियम के चक्कर में लोग आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदते हैं और वहाँ पे मूवमेंट आता नहीं है और अल्टीमेटली एंड ऑफ द एक्सपायरी पे जब आती है तो वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाती है। और हमने डेटा भी देखा है कि 90% लूज़ करते हैं पैसा। तो कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स को देखना होगी कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और गलतियों से ही यहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती आपको ही सिखाएगी और आपको सीखना है उन गलतियों से और वहीं से आप इवॉल्व होंगे इसमें। तो ऑप्शन बायर भी कमाता है और सेलर भी कमाता है, लेकिन आपका मेथड क्या है ट्रेड करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आपको काफ़ी कुछ वर्क करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव एक्स ऐसा नहीं है कि आप इसमें गट फीलिंग पे ट्रेड कर लें, क्योंकि डेरिवेटिव ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट फास्ट है, आपका टाइम ड्यूरेशन कम है ट्रेड का। आइदर वीकली आपका ट्रेड खत्म होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली प्राइस बिहेवियर मूव होना चाहिए प्राइस पैट, या फिर आपका मंथली अगर आपने एक्सपायर लिया तो मंथ में वो प्ले होना चाहिए मार्केट का, अदरवाइज वो आपका ट्रेड का एजम्पशन गलत होगा और आपका पूरा पैसा जीरो होगा। डेफिनेटली। सर आपने बोला कि स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, हम लोग स्ट्रैटेजी पे ज़रूर आएंगे। मुझे तो ये भी जानना है कि व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ टीवी, इन फ्रंट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, तब आप क्या देखते हैं, कैसे आप उस पर काम करते हैं वगैरह, वो भी हम देखेंगे। उसके पहले मुझे ये जानना है कि आप आपके क्लाइंट्स में, आपने बोला मिस्टेक्स, बहुत सिली मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स होती है, व्हाट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स दैट यू सी इन योर क्लाइंट्स, जो आपके आसपास लोग हैं जो वही मिस्टेक्स कर रहे हैं और पैसा गवा रहे हैं? तो इन एक्सिस सिक्योरिटीज़ वी हैव अराउंड ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख क्लाइंट ऑन बोर्ड है हमारे। उसमें डेरिवेटिव मार्केट में भी प्ले करते हैं और कैश सेगमेंट में भी है, इन्वेस्टर्स भी है जो कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग क्लाइंटल है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं स्पेशली, तो जहाँ पे मुझे लगता है और जो हम बात करते हैं क्लाइंट से, वो बड़े अल्ट्रा HNI क्लाइंट हो, HNI क्लाइंट हो या एक रिटेल छोटा क्लाइंट हो, कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है या जनरली ऑब्जर्व करी है जो वो ये होती है कि पोजीशन साइजिंग एक
मिस्टेक होती है जहाँ पे वो बिना सोचे समझे किसी भी एक स्टॉक पे बड़ा पोजीशन ले लेते हैं। वहाँ पे जाके अगर वो ट्रेड गलत हो जाता है तो वो एक पैनिक क्रिएट करता है एंड देन वो दे एंड अप विद द लॉसेस। या फिर लिवरेज पोजीशन एक है जो कि एक और देखा है हमने कि जहाँ पे लिवरेज ले लिया जाता है और जब मार्केट जब आपके अगेंस्ट होता है तो यू आर नॉट एबल टू मैनेज दोज रिस्क, या मार्जिन जो कॉल आते हैं उसको आप मैनेज नहीं कर पाते एंड देन यू हैव टू कट डाउन योर पोजीशन और ट्रिम डाउन योर पोजीशन। तो जनरली ये दो ही है। तो अल्टीमेटली आप अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है और आपका डिसिप्लिन ट्रेड नहीं है, आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया ट्रेड आपका, तो वो एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिली अक्रॉस ऑल कैटेगरी ऑफ क्लाइंट। तो पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। और आप मार्केट में जब आप अपना पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं तो जनरली हम देखते हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत सी बार बोला जाता है कि आपको स्टैगर्ड बाय करना है, आप डिप मिले तो यहाँ और बाय कीजिए। लेकिन जनरली देखा जाए है कि जब भी कोई रिकमेंडेशन होती है तो वन गो में बाय किया जाता है। तो वो एक हायर प्राइस पे अगर आपने बाय कर लिया और स्टॉक आपके अगेंस्ट गया और जब वो एक्चुअल सपोर्ट लेवल पे आया तो वहाँ पे आपके पास कैपिटल नहीं है डिप्लॉय करने की, तो आप अपने एवरेज या एक्विजिशन प्राइस को नीचे लोअर नहीं कर पाते। तो फिर आप यू एंड अप विद द लॉसेस। स्टॉक का प्राइस वापस बढ़ेगा भी लेकिन वो आपके भाव तक ही आया। अगर आपने एवरेज किया तो देन यू कैन एग्जिट इन बिटवीन ऑल्सो, और ऊपर प्राइस पे आया तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बना के निकलेंगे। तो वो कुछ होता है जहाँ पे उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है कि क्या एग्जैक्टली किस तरीके से इसको ट्रेड करना। तो ये भी एक मिस्टेक देखने को मिली है। और थोड़ा देखने को मिला है कि थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट जहाँ पे गलतियाँ हो जाती है विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑन कंपनी की ये क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, और इसमें क्या हो सकता है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है कंपनी के। अगर वो भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देखने को मिली कि कहीं कहीं नहीं होती, उसके कारण भी दे एंड अप विद द लॉसेस। सो ये मेजर चैलेंजेस हमने देखे हैं। बट ये चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसको ठीक किया जा सकता है। थोड़ा हार्डवर्क करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमने मार्केट में देखा है कि जनरली स्टॉक मार्केट में अभी भी फुल टाइम पार्टिसिपेंट कम होते हैं, पार्ट टाइम पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं। कि दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन कोर बिजनेस, कुछ और बिजनेस है लेकिन साइड में आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते। बट मनी इज़ अगेन, मनी तो मनी है, वो आप अपने कोर बिजनेस से कमा रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में हम आए इसलिए कि पैसा को बढ़ाएं या उस पर मल्टीप्लायर इफेक्ट आए या उस पैसे को कैसे ग्रो करें, ना कि यहाँ पे लूज करें। तो अगर आप इसको जब तक फुल टाइम बिजनेस जैसा नहीं ट्रीट करेंगे या उसमें उतने इफर्ट नहीं डालेंगे उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, तो देन गलतियां होगी। मैंने ये भी देखा है कि लोग एक्चुअली मार्केट को बिजनेस से ज़्यादा एक थ्रिल के तौर पे ज़्यादा देख रहे हैं। यस, एंड प्रोबेबली वो भी एक रीजन है, वो अपना काम वहाँ पे बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, अलोंग विद दैट ये वो लोग एज अ पार्ट टाइम गेम प्ले और गैम्बलिंग की तरह ज़्यादा उसको देखते हैं। या बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप विदाउट गिविंग फुल फोकस ऑन योर दिस, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व है और वो हर मिनट हर सेकंड ऊपर नीचे उसका भाव चेंज हो रहा है। राइट। तो अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, आपने उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, तो अल्टीमेटली लॉस होगा। एंड देन फिर बाद में आप बोलेंगे कि मार्केट में पैसा टूट गया मेरा या मार्केट में लॉसेस हो गए, तो देन यू विल ब्लेम टू द मार्केट। तो मार्केट सही नहीं था। तो मार्केट तो हमेशा सही होता है लेकिन गलत हम होते हैं। हमने उस पर स्टडी नहीं किया, हमने प्रॉपर, आप अगर उसको प्रॉपर स्टडी करके गलती करेंगे तो देन इट्स ओके, क्योंकि बाजार में कोई भी 100% नहीं होता है और बाजार में गलती करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो गलती आपकी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो वो एक ब्लाइंड अगर आप गेम खेल रहे हैं तो इट्स लाइक अ गैम्बल। तो मार्केट में आपको स्ट्रेटेजाइज करके आप ट्रेड करें, गैम्बलिंग एक अलग चीज़ होती है। तो इसको एक गैम्बल प्लेटफॉर्म समझ के जो ट्रेड करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बीच में तो जब देखा था कि एक यूफोरिया क्रिएट हुआ था मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर का, तो बहुत सारे हमने सोशल मीडिया पे भी देखा था कि रिक्शा वाले या वो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उनसे अगर बात करें तो बस कुछ नहीं, हमने ये सी खरीद लिया, पी खरीद लिया, ऐसा खरीद लिया। तो मतलब आई डोंट नो कि कैसे कर रहे हैं वो लोग ट्रेड। और फिर अल्टीमेटली वो शुरू में आएगा पैसा, फिर जाएगा, आएगा जाएगा, अल्टीमेटली लॉसेस हो जाएंगे, तो वो फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। राइट। सर आपने बोला कि गलतियां करने का जो हर किसी को मौका मिलता है, करना ही चाहिए,
ऐसी कभी आपसे गलती हुई है ऑन स्क्रीन लाइव मार्केट में, आपने कुछ कॉल दिया एंड देन वेंट रॉन्ग समथिंग लाइक दैट, ऐसा कभी कुछ हुआ है? देखिए गलतियां तो मार्केट में होती है, रोज ही होती गलती। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आपके लिए भी सरप्राइज होती है। देखिए कैलकुलेटेड, जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेटेड मिस्टेक हो सकती है मार्केट में, कि आपने कोई पैटर्न देखा, आपने कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और आपने एक स्टॉप लॉस डिफाइन किया और वो ट्रिगर हो गया, तो देन इट्स ओके कि आपने अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा किया था स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के, उसके बाद गलत हो सकता है वो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया वो सही होगा हमेशा, वो गलत भी हो सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ सरप्राइज एलिमेंट जो रहते हैं जो आपने सोचे नहीं, और वो गलती हो जाए या कोई ब्लंडर हो जाए, वो एक बड़ा पॉइंट होता है जो आपको सरप्राइज कर दे कि अरे ये कैसे हो गया। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मैं अपनी टीम में पहले एक एक्सरसाइज करता था और अभी भी हम लोग करते हैं। जब हमें लगता है कि अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है, टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा, अप टू द मार्क नहीं आ रहा जो हमें एक्सपेक्टेड है, तो हम खुद से एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम क्या क्या स्टॉक हमने रिकमेंड किए और उसके स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर हुए। तो जो स्टॉक आपने रिकमेंड किया था, तो आपने उसका बेस क्या था, क्या बेसिस पे आपने उसको रिकमेंड किया था, तो यू हैव टू मेंशन द पॉइंटर्स कि ये चीज़ें मैंने देखी थी, RSI वैल्यू ये थी, या मूविंग एवरेज के ऊपर था, या पैटर्न ब्रेकआउट था, तो ये था। लेकिन उसके बाद भी वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो क्या गलत हुआ। तो देन एनालिस्ट नीड टू फाइंड आउट कि मैंने ये इग्नोर कर दिया था, ये पैटर्न मैंने नहीं देखा था, ये यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल था, उसके कारण से ये नीचे आया। तो अपनी गलतियों को खुद से आइडेंटिफाई करना एंड देन डिमॉन्स्ट्रेट टू द अदर टीम मेंबर्स कि ये देखो ये गलतियां हमने करी थी। तो वो चीज से हम हमारी गलतियों को नेक्स्ट टाइम के लिए अवॉइड करते थे कि हाँ, अभी ये 4 चीज देखते थे, अब ये 5वीं चीज भी देखना चाहिए थी, या 6ठी चीज भी देखनी चाहिए थी, जिसके कारण से ये प्रोबेबिलिटी हमारी और एक्यूरेट हो सकती थी जो हमने प्रिडिक्ट किया है। बट यस, कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ जो हुआ था कि मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया, मुझे पता नहीं था कि मुझे स्किप हो गया कि ये स्टॉक पे रिजल्ट आना है, और रिजल्ट आया और स्टॉक का प्राइस इमीडिएट ड्यूरिंग द शो ही वो नीचे आ गया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस कुछ 2% का था और स्टॉक करेक्ट हुआ करीब 6% ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। तो होता है वो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हो सकता है वो आपको ध्यान से रह गया, तो ये गलती हो गई कि आपने वो ध्यान नहीं दिया कि रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट आ गया लाइव शो के समय ही, और वो स्टॉक ने इमीडिएट रिएक्ट कर दिया। क्योंकि हमने देखा जनरली इस तरीके की इवेंट होती है, रिजल्ट होता है तो स्टॉक प्राइजेस पे शार्प रिएक्शंस आते हैं, तो वो नेगेटिव रिएक्शन आ गया, बाय का स्टॉक था और वो उस समय स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो एज अ ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट या ऐसा कुछ आपको फील होता है कि अरे मेरी गलती थी? या बिल्कुल बिल्कुल गलती फील होती है, और उस समय काफ़ी बुरा भी लगता है कि ये कैसे हो गया। कोशिश तो होती है कि ना हो ट्रिगर, स्टॉक में प्रॉफिट बने जो हम रिकमेंड करते हैं। तो काफ़ी कुछ हम उसके लिए मेहनत करते हैं स्टॉक निकालने की, लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज़ कभी स्किप हो जाती है, कोई गलती के कारण आपने, अदरवाइज़ वो हमारे फ्लैगिंग हो जाता है कि ये स्टॉक पे आज इवेंट है तो इसको अवॉइड करना है। किसी कारण से वो रह गया फ्लैगिंग, और वो स्टॉक को हमने रिकमेंड कर दिया और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो उस समय काफ़ी बुरा भी लगता है कि जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा तो उनका लॉस लगा होगा, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती कि अब अगले जो स्टॉक आइडियाज़ हमको रिकमेंड करने तो कवर अप हो जाए वो लॉसेस जो जिनके बने होंगे। क्योंकि क्या होता है जनरली हमने देखा टीवी पे बहुत लोग होते हैं, या सोशल मीडिया पे भी मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं, DM भी आते हैं, ट्विटर्स पे भी आते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि मैंने ये पोजीशन बना लिया है, मैंने ये आपने ये रिकमेंड किया था तो मैंने ये बाय किया है। तो वो इस तरीके के मैसेज आते हैं, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी कि पीपल आर फॉलोइंग अस और उनको हमको प्रॉफिटेबल ट्रेड देना है। इवन लॉस में भी होते हैं तो वो मैसेज करते हैं कि सर ये आपने दिया था और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन मैंने अभी तक होल्ड रखा है, तो क्या करना है। तो देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके उसमें क्या करना, उस ट्रेड से कैसे निकलना, क्या एग्जिट ही करना है या उसमें कहीं अपॉर्चुनिटी है वापस रिवर्सल की, तो वो हैंड होल्डिंग भी हम करते हैं। तो कोशिश तो करते हैं कि जो हमारे कहने पे हमारे को फॉलो करके अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाए। तो वो हमारे एफर्ट जरूर रहते हैं इसमें। और डेफिनेटली है, और इंसान से गलती होगी ही। आई थिंक भगवान भी अगर आके मार्केट्स ट्रेड करे तो 10 में से उनके भी 4, 5, 6 सही होंगे और बाकी के गलत होंगे।
सो लॉसेस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कभी प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। सो आप लॉसेस को उतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, एंड लाइफ है आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए आपको आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके सारे ट्रेड प्रॉफिट में ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके उसमें से ये होना चाहिए कि अगर अल्टीमेटली इफ यू आर मेकिंग मनी, आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 के 10 प्रॉफिट में नहीं होंगे। अल्टीमेटली अगर आप 5 ट्रेड उसमें से 10 में से 5 भी अगर आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर नेट में आप प्रॉफिट बना के निकल रहे हैं, तो देन यू आर विनर। या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। या और स्टॉप लॉस तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो देन इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। वो इट्स लाइक अ सीट बेल्ट, कि अगर आप कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, अब किस दिन एक्सीडेंट होगा आपको नहीं पता, तो सीट बेल्ट तो रोज लगाना है आपको। तो सीट बेल्ट जैसे ही स्टॉप लॉस है, वो किस दिन बड़ा हो जाएगा लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और किस दिन वो बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी पूरी कैपिटल एक ही बार में उड़ जाएगी। तो ट्रेडर के लिए तो स्टॉप लॉस मस्ट है। इट्स लाइक अ सीट बेल्ट फॉर यू, कि आपको कब वो इंश्योरेंस है आपका, कब जाके आपको बचाएगा वो सीट बेल्ट, जब कभी एक्सीडेंट हुआ। भगवान न करे किसी का हो, लेकिन दिया ही इसीलिए, वो सेफ्टी है। तो सेम स्टॉप लॉस भी आपके लिए सेफ्टी है ट्रेड के लिए। छोटे लॉस होंगे उसको आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया और वो बड़ा लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करना इट्स डिफिकल्ट। वो ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल होता है। सर देखो मार्केट में रिटेलर्स भी ट्रेड करते हैं। वो अपनी तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं, गेज करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई रिटेलर ट्रेड में एंट्री लेता है उसके बाद ही पोजीशन रिवर्स हो जाती है, मार्केट उल्टा हो जाता है? ये इज दिस साइकोलॉजी, या फिर सच में कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, कोई ऑपरेटर है, वो आके कुछ हमारी पोजीशन देख के उसमें कुछ रिएक्शन देता है? सो देखिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे ये पता कर ले कि रिटेल ट्रेडर का ये ट्रेड है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ट्रेड है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ऐसा कोई पता नहीं लगता। ये दो ही चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है इस मार्केट में, प्राइस और वॉल्यूम। इसके बेसिस पे ही सारा कुछ प्रिडिक्शन बनता है। आप इसके बेसिस पे ही आप RSI प्लॉट करेंगे, इसके बेसिस पे मूविंग एवरेज प्लॉट होंगे, या व्हाटएवर ADX, बॉइलिंगर बैंड, जो भी आपको प्लॉट करना है वो यहीं से डिराइव होगा। तो अगर आपको ये देखना है कि हाँ, जनरली देखा है कि बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है या बोलते हैं, हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना है कि मैंने खरीदा और वहीं से स्टॉक गिर गया, या मैंने बेचा और वहीं से स्टॉक बढ़ गया, तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? लेकिन ये किसी एक इंसान का नहीं प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने थॉट थ्रू होके डिसीजन लेके अगर सही तरीके से ट्रेड किया है, तो ये गलती नहीं होती है। होता ये है कि कोई भी स्टॉक अपने पुराने प्राइस को रिविजिट करता है, तो जनरली वहाँ पे एक टेम्पटेशन आता है हर ट्रेडर के माइंड पे, और वो वहाँ पे एक कुछ ना कुछ ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब वो ये पता नहीं होता है कि ये पुराने प्राइस को रिविजिट करके वहीं से गिरेगा या यहाँ से नए जोन में चले जाएगा। तो वो ब्रेकआउट ट्रेड भी हो सकता है, या वहाँ से वापस से एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो वो आपको जब तक नहीं पता लगेगा, अगर आप या तो चार्ट देख रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे, या आप उसको प्रॉपर्ली अगर फॉलो कर रहे हैं उस स्टॉक को, तो ही एनालाइज करेंगे। दूसरा, हमने देखा है मार्केट में जो सबसे बड़ी इस तरीके की जो गलतियां होती है, वो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ट्रेडर अपने आइडेंटिफाइड स्टॉक या रेगुलर स्टॉक्स को छोड़ के जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं, या जो इस सेक्टर में मूवमेंट है, उसको वो स्टॉक के बारे में पता ही नहीं है, उसका नेचर पता नहीं, बिहेवियर पता नहीं, लेकिन वो बढ़ता है स्टॉक, तो उस पर जंप करके उसको बाय कर लेते हैं। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों बड़ा स्टॉक, मैंने उसको कभी देखा नहीं और आज मुझे नाम सुना, कहीं सुन लिया, किसी ने बोल दिया और मैंने खरीद लिया, या मैंने टॉप गेनर लूजर देखे और इमीडिएट बाय कर लिया, तो वो एक गलती होती है। तो जनरली अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपको अपना एक यूनिवर्स बनाना होगा पहले, स्टॉक यूनिवर्स, जिस पे आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। जैसे हम किसी इंसान, हमारी दोस्ती किसी इंसान से होती है, तो हमको पता है कि इसका नेचर क्या है, इसको क्या बोलेंगे तो बुरा लगेगा और क्या बोलेंगे तो ये खुश होगा, है ना? तो हम कंफर्टेबल तभी होते हैं उसके साथ। तो वैसे ही आपको आपके स्टॉक का भी नेचर पता होना चाहिए कि आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, टाटा स्टील में ट्रेड कर रहे हैं, या SBI में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके के मार्केट में ये स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है, कितने % का मूव आता है, कितने पॉइंट ऊपर नीचे होता है ये स्टॉक, इसमें कितने % की रिस्क है अगर ये कुछ भी मार्केट रिवर्स हो गया या बढ़ गया, घट गया। तो अगर आपको वो फैमिलियर है, तो आपको उसका प्रिडिक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है, आप में उसको ट्रेड लेना बहुत ईजी होता है।
अब आप रैंडम किसी स्टॉक में, कोई स्टॉक आज का हाईएस्ट गेनर है और आपने उसको परचेज कर लिया विदाउट नोइंग कि ये पहले कब क्या हुआ, 2 साल पहले कैसे चल रहा था, 1 साल पहले कैसे चल रहा था, 1 महीने पहले कैसा चल रहा था, और आपने ले लिया, तो आप अटकने भी वाले हैं उसमें। डेफिनेटली हाँ। तो आपने फिर आपका कंप्लेंट होगा कि मैंने तो खरीदा और वहाँ से गिर गया। क्या आपने वो स्टॉक को पहले ट्रेड किया था, या आपने उस स्टॉक पे पहले स्टडी करी थी? ठीक है, आप पहली बार कोई स्टॉक को पहली बार तो ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको स्टडी करना जरूरी है, उस स्टॉक का बिहेवियर आपको समझना जरूरी है। 1 महीना 2 महीना आप पहले उसके प्राइस बिहेवियर को समझे कि कैसे रिएक्ट करता है, देन यू हैव टू ट्रेड स्टॉक। तो ये एक बहुत बड़ी गलती जो सब जनरली करते हैं। लेकिन जो आपने पॉइंट बताया कि अगर हम किसी स्टॉक को, बढ़ते हुए स्टॉक को ऊपर खरीद रहे हैं और वहीं से गिर जाता है, तो इसके लिए मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, जिसमें कि वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज होती है, जिसको हम भी फॉलो करते हैं, और उससे हम काफ़ी अच्छे स्टॉक्स निकालते हैं, और वहाँ पे हमें देखा है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट भी होते हैं उस स्ट्रेटजी में। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रेकआउट पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेशेंस लगता है, आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है कि किस तरीके से खरीदना है वो स्टॉक को। वी विल डिस्कस। डन। हम लोग स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे कि हाउ टीवी एनालिस्ट राजेश सर जैसे स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, हाउ डू दे फाइंड द स्टॉक, उस सब पे भी हम आएंगे। उसके पहले मेरा एक सवाल है सर, व्हाट डू यू थिंक, अब जैसे इंडिया लास्ट, अगर हमने देखे इंडियन मार्केट्स ने लास्ट 1 ईयर में कोई खास रिटर्न दिया नहीं, राइट? सो अब बोल रहे लोग कि बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप, ये पोजीशन, यही टाइम है, मौका है, एक्यूमुलेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट व्हाट डू यू थिंक विच इज द नेक्स्ट सुपरहिट सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं? ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे अभी रिटेलर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट कुछ जो बड़े लोग हैं उनकी आंखें उस सेक्टर पे है? ऐसा कोई सेक्टर आप टेक्निकली बता सकते हैं? आई थिंक देखिए, यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि अगले 1 से 2 साल में कहाँ पे जो सेक्टर है, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन जहाँ पे हो चुका है और अभी भी वहाँ पे प्राइस एक्शन अभी भी आया नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एफएमसीजी एक सेक्टर है जिसको फोकस में रखा जा सकता है, जहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है और हमें लगता है कि काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद जिस तरीके से कंजम्पशन पे गवर्नमेंट का फोकस था, तो हमें लगता है कि इसके इफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड का एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आते हुए दिखेंगे। तो ये एक सेक्टर को फोकस में रखा जा सकता है। दूसरा, हमें लगता है कि यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि एक अच्छे रनअप के बाद हमने देखा है कि थोड़ा साइडवेज बिहेवियर आया है, लेकिन हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से आगे आने वाले 1-2 साल में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये 2 सेक्टर है, बाकी तो काफ़ी सेक्टर है जो मोमेंटम में बने हुए हैं, तो हमें लगता है वो कंटिन्यूटी तो रहेगी उन सेक्टर्स में। आईटी काफ़ी बीट एंड डाउन है, काफ़ी कुछ क्यूरीज हमें हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से आती है, बट हमें लगता है कि आईटी में अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्लो डाउन रहेगा, उतने अच्छे रिटर्न नहीं बनेंगे। पूरा अगर आप पूरे सेक्टर को देखेंगे तो उसमें से कुछ कंपनीज ज़रूर इवॉल्व होगी आगे आने वाले टाइम में, बट वो थोड़ा अभी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में भी बनेगी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5 से 6 साल के लोएस्ट प्राइस पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है। तो ठीक है, जब ख़राब समय रहता है किसी सेक्टर का तो प्राइस भी आपको उसके हिसाब से करेक्ट हो चुके हैं। तो मार्केट यहाँ से जब भी बुलिश ट्रेजेक्टरी में जाएगा तो आईटी में भी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल तो बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके पास थोड़ा पेशेंस ज़्यादा है वो कुछ क्वालिटी आईटी स्टॉक्स जो कि एआई में या इस तरीके से इवॉल्व करेंगे अपने बिजनेस मॉडल को, उन कंपनी को फोकस कर सकते हैं। एंड आई बिलीव इंडियन आईटी इज दैट स्ट्रांग, उनका बेस उतना स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली बाउंस बैक 100%। ओके। तो सर अब हमारा जो मोस्ट अवेटेड पार्ट है, हमें आज वो जानना है कि आप स्क्रीन पे क्या देखते हैं एंड हाउ डू यू फाइंड दोस ट्रेड्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर द व्यूअर्स इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन। तो कैन वी ब्रिंग द चार्ट्स एंड लैपटॉप वेयर आप हमें आपका सेटअप दिखा सके? तो देखिए, हमें हर तरीके के स्टॉक आइडियाज़ निकालने हैं। तो अगर समझिए मुझे इंट्राडे ट्रेड निकालना है तो मैं बेसिक स्क्रीनर ही यहाँ पे प्ले करता हूँ, जिस पे मुझे स्टॉक आइडियाज़ पता लगते हैं। क्योंकि अगर मुझे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक निकालना है तो जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसी को मुझे इंट्राडे में बाय करना है। अब स्ट्रेंथ कैसा पता करेंगे हम? स्ट्रेंथ पता करने के लिए मुझे टॉप डाउन अप्रोच पता होनी चाहिए पहले, कि मुझे वो स्टॉक में मंथली चार्ट पे स्ट्रेंथ है। मंथली चार्ट पे अगर वो स्टॉक बुलिश है तो फिर वीकली चार्ट में एंड देन डेली चार्ट में।
ये तीनों टाइम फ्रेम पे अगर वो स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो ही वो इंट्राडे के लिए क्वालिफाई होगा। तो ये पहले तीनों टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे मैं कैसे बताऊं, तो सिंपल अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको चार्ट पे सिंपली दिख जाएगा, या अगर आप चार्ट नहीं देख रहे तो प्राइस से भी दिख सकता है आपको। स्टॉक प्रीवियस मंथ के हायर हाई बन रहे हैं, अगर प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ये तो पता है कि पिछले मंथ से स्ट्रेंथ लेके बैठा है स्टॉक। सेम आप यही प्रिंसिपल वीकली चार्ट पे भी लगा सकते हैं। पिछले मंथ के मंथली क्लोज के ऊपर वो स्टॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। अगर पिछले मंथ का क्लोज 100 रुपये और अगर 105 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ है, बुलिश बिहेवियर है स्टॉक का, क्योंकि बुल्स ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी है। तो 105 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो भी आपके लिए एक क्राइटेरिया हो सकता है कि हाँ ये स्टॉक मेरे लिए क्वालिफाई कर रहा है मंथली में। सेम आप यही प्रिंसिपल वीकली पे लगाएं और सेम आप डेली पे लगाएं। तो एक सिंपल एक स्क्रीनर हो गया कि आपने प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है तो मेरे लिए बुलिश है। देन फिर बहुत सारी चीज़ें होती जो पैटर्न्स, जिसको हम बोलते हैं कि अलग अलग पैटर्न्स पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो बेसिक स्क्रीनर हो गया, उसके बाद आप स्टॉक का पैटर्न देखेंगे कि आपको डेली चार्ट पे ब्रेकआउट मिल रहा है, 20 डे मूविंग पैटर्न में सर कौन से पैटर्न आप कॉमनली? तो जनरली मैं चैनल फॉर्मेशन को प्रीफर करता हूँ। अगर ये अभी जैसे अगर हम देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट हो रहे हैं अभी, क्योंकि मार्केट गिर रहा था। और आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में फॉलिंग चैनल से अब रिवर्सल के ब्रेकआउट आ रहे हैं। करेक्ट। तो अब आपको ये मार्केट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि हम कौन से मार्केट में कब स्टॉक निकाल रहे हैं। अगर आपने देखा कि ये मार्केट पिछले 8-9 महीनों से करेक्ट ही हो रहा था, तो सभी स्टॉक का बिहेवियर ऐसा होगा कि सब फॉलिंग चैनल में मोस्ट ऑफ द स्टॉक फॉलो कर रहे होंगे और वो गिर रहे थे। राइट। अब वो रिवर्सल मंथली पे आ रहा है, वीकली पे आ रहा है या डेली पे आ रहा है। अगर आपका मंथली पे नहीं आ रहा है और सिर्फ डेली पे आ रहा है तो वो मालूम है कि ये छोटी मूव के लिए तो आपके लिए क्वालिफाई हो चुका है स्टॉक। तो वो स्टॉक का मूवमेंट फास्ट आएगा। फिर उसमें हम प्लॉट करते हैं 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज। अगर आपको प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक निकालने तो ये दो कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए कि स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर है तो वो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए भी एलिजिबल स्टॉक है। क्योंकि जहाँ पे अगर उसने एक महीने के मूविंग एवरेज को होल्ड किया, 20 डे मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन का ट्रेडिंग बिहेवियर, उसके ऊपर अगर स्टॉक का प्राइस है, इसका मतलब ये है कि जो पिछले एक महीने से एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक, वो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं या अपना बुलिश स्टैंस रख रहे हैं। तो जब भी वॉलेटिलिटी रहती है इस तरीके के मार्केट में, तो आपको जितना नज़दीक मिलेगा 20 डे मूविंग एवरेज के पास, आप वहाँ बाय कर सकते हैं और वही स्टॉप लॉस रख ले उससे 1% नीचे ऊपर। बट ये कंडीशन तब काम नहीं करेगी जब मार्केट काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश होगा। समझिए अभी हम 24,000 पे और ये 25,000 26,000 की निफ्टी हो जाएगी तो 20 डे से तो बहुत दूर हो जाएगा प्राइस। तो वो फिर आपको दूसरे चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉक्स बेस्ड ऑन RSI, बेस्ड ऑन पैटर्न ब्रेकआउट। तो वो स्क्रीनर आपको रन करने पड़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रीवियस डे की डेली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, VWAP के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक नहीं कर रहा है। तो ये सारे पैटर्न आप जब स्क्रीन करेंगे तो आपको कुछ स्टॉक्स की लिस्ट निकल के आएगी। उसमें से आपको बेस्ट स्टॉक जो इंट्राडे में जब मार्केट ओपन होता है, जहाँ पे आपको दिखता है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर वो स्टॉक आ गया ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद, तो देन यू कैन टेक योर ट्रेड। ओके, परफेक्ट सर। इसको हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइक हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्क। ओके, तो देखिए आपने मुझसे बात की कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बता दूं या स्क्रीनर बता दूं जिसके थ्रू हम स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि एक पोजिशनली अगर आप वो स्टॉक को होल्ड करते हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। वो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिलेगा और वो स्ट्रेटजी हम भी फॉलो करते हैं स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए। तो स्ट्रेटजी को हमने बोला है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल शो ऑन स्पाइडर कि हम स्पाइडर पे किस तरीके से स्क्रीन करते हैं वो स्टॉक्स को। तो मल्टी ईयर हाई स्ट्रेटजी में पहले तो हमारा स्टॉक यूनिवर्स होता है NSE 500 बास्केट। अब NSE 500 बास्केट को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टॉक है, तो फंडामेंटल्स का कोई चैलेंज नहीं है। कंपनी टॉप 500 स्टॉक जिसमें कि आपके मार्केट कैप का 95% स्टॉक का 95% मार्केट कैप इन्हीं 500 स्टॉक्स में ही होती है। तो पूरे मार्केट का 95% मार्केट कैप यहीं है, बचे में देखना नहीं है। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सब यहाँ पे अच्छे फाइनेंशियल्स वाले, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अच्छे फाइनेंशियल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं क्वार्टरली नंबर्स में, लेकिन चैलेंज नहीं है क्वालिटी का।
तो NSE 500 पे और पार्टिसिपेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि टेक्निकल का बेसिक प्रिंसिपल है, जहाँ पे लिक्विडिटी है, हाँ, जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन है, उसी को आप टेक्निकल पे एनालाइज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, जो स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, आप उस पे अगर टेक्निकल चार्ट लगाएंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएगा, बिकॉज वो कुछ 5, 10, 20, 25 लोगों की माइंडसेट से वो ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और उसका प्राइस बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली चार्ट बन रहा है। लेकिन जहाँ पे लाखों लोग किसी स्टॉक पे काम कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक किसी के माइंडसेट से प्ले नहीं हो रहा है। तो हमें वही चीज को प्रिडिक्ट करना है जहाँ पे लाखों लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे हमें उसको प्रिडिक्ट करना और उस पे टेक्निकल प्लॉट करना इजी होता है। तो लेट्स गो टू जो आपके सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है कि यहाँ पे ऑप्शन है भाव कॉपी में जाके NSE कैश में ऑल टाइम हाई एंड लो स्क्रिप्ट्स पे स्क्रीनर लगाएंगे। यहाँ पे हमने विद इन 3% रेंज डिफाइन कर दी कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई से या तो 3% ऊपर है या नीचे है, वो स्टॉक्स को, क्योंकि अभी मूव अब जस्ट स्टार्ट होने वाला, या तो 3% नीचे या 3% बढ़ चुका है उस ऑल टाइम हाई के बाद। है ना। तो अब इसको हम रन करेंगे फुल एक्सचेंज की जगह, हम यहाँ पे ग्रुप ले लेंगे NSE 500 का। तो मैं ये बता रहा था कि NSE 500 पे इसलिए रन करते हैं क्योंकि क्वालिटी रहती है। अब इसमें जो काम की बात जो है कि किसी स्टॉक को देखना, जनरली एक माइंडसेट होता है कि कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आता है तो लोग सोचते हैं कि अरे ऑल टाइम हाई पे आया, चलो बेच देते हैं, ये स्टॉक गिर जाएगा, वहां से सेलिंग शुरू हो जाती है। हाँ। तो ये बहुत लोगों का रिएक्शन होता है कि ऑल टाइम हाई पे आया स्टॉक तो बेच देते हैं। वो सही भी है, कभी कभी लगता भी है कि स्टॉक, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो स्टॉक 4 साल पहले किसी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया है, ओके, और उसके बाद अब यहाँ पे वापस नया ऑल टाइम हाई बन रहा है, तो वो स्टॉक को हम इसमें क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2026 में हैं, तो जो स्टॉक ने 2022 या उसके पहले कभी कोई ऑल टाइम हाई बनाया है, फॉर एग्जांपल 21 में या 20 में, हाँ, तो जैसे समझिए कि 2020 में किसी स्टॉक ने 100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था, देन उसके बाद करेक्ट हो गया था, और अब वापस 2026 में वो 100 रुपए के भाव को वापस क्रॉस कर रहा है, पहली बार। 2020 के बाद अब वो 2026 में पहली बार 100 रुपए के ऊपर वापस आया है, तो वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, तो वो स्टॉक हमारे क्वालिफाई होंगे। इसमें हमने 4 साल एंड पहले का लिया है, मतलब 4 साल पहले ही बनना चाहिए ऑल टाइम हाई, या उसके पहले 10 साल पहले भी होगा तो चलेगा। लास्ट ईयर बना है तो वो नहीं, वो डिस्क्वालीफाइड। मिनिमम 4 इयर्स का, हाँ, मिनिमम 4 ईयर का टेन्योर है। अब ये आप सोचेंगे कि 4 साल का क्यों लिया, तो क्योंकि हमने काफी कुछ बैक टेस्ट किया है कि कौन से स्टॉक सक्सीड करते हैं ये ब्रेकआउट को। तो हमें जहाँ पे ऑप्टिमम करा उसको, तो हमको लगा कि 4 साल के पहले के जब भी ब्रेकआउट हुए हैं, तो वहां से अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है ब्रेकआउट के ऊपर, तो वहां से एक अच्छा मूव बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये पहला स्टॉक आ रहा है भेल। तो देखिए इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये कैंडल पे बना था, जो कि था 2010 में, और अगर इसका हाई देखे तो 359 का इसका ऑल टाइम हाई था, राइट। उसके बाद ये कभी भी ये भाव आया नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो ये हाई था इसका स्टॉक का, और ये हाई इस साल में क्रॉस हो रहा है 2026 में, आफ्टर 10 लॉन्ग इयर्स ऑलमोस्ट। यस, तो 2010 के बाद अब ये स्टॉक ने 15 साल के बाद भेल ने अब क्रॉस किया है, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ। 15 साल बाद स्टॉक अब ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, जो कि इसके बने थे। ये ऑल टाइम हाई था 359 पे, है ना। तो उसके बाद कंडीशन क्या है, अब ये ऑल टाइम हाई तो क्रॉस कर लिया, अब इसके बाद कंडीशन ये है कि उसके बाद अगले 3 से 4 वीक वो स्टॉक उस प्राइस के ऊपर सस्टेन रहना चाहिए। मतलब समझिए 359 का भाव क्रॉस हुआ तो इमीडिएट बाय नहीं करना है, उसको 3 से 4 वीक उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए भाव को। सो फॉर एग्जांपल 359 पे उसका प्रीवियस आया था, तो उसके बाद भी वो 360, 365, 380, फिर 390 भी हो सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है। 359 के ऊपर अगर वो सस्टेन होना चालू हो जाए और अगले 3-4 हफ्तों में वो सस्टेन होना चालू हो जाए, तो देन यू कैन सिलेक्ट दैट स्टॉक इन योर बाय लिस्ट। वो मॉनिटरिंग में रखिए, और वहाँ पे आप दूसरे और भी पैटर्न अगर इवॉल्व हो रहे हैं तो उनको भी ऑब्जर्व कीजिए, एंड देन यू कैन टेक पोजीशन, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट की स्टॉक किस तरीके से बढ़ सकता है। वहीं अगर हम दूसरे स्टॉक पे जाएं तो यहाँ पे एक और स्टॉक दिखता है जिसका ईयरली चार्ट में ड्रॉ करता हूँ का, तो
का ये ऑल टाइम हाई बना था अगेन 2010 में, 10 में 173। ये था 173 पे ऑल टाइम हाई था। आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ ईयर 2025 में। ओह अगेन 15 साल 15 इयर्स ब्रेक। 15 ईयर के बाद ये ब्रेकआउट हुआ 2025 में। हाँ लास्ट ईयर। तो ये अगेन ब्रेकआउट सक्सीड हो गया। आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा जब 2025 में जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे मान के चले कि ये ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 175 का भाव था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अब आप देखिए अगले उसके बाद आपको 3 महीने तक स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे उसके ऊपर रहा एंड देन फाइनली वो एक अपवर्ड जर्नी में चले गया। तो एक मिथ है कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आता है बहुत लोग फंसे होते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों ऐसा हुआ? कंपनी अच्छी है क्योंकि NSE 500 में तो फाइनेंशियल तो अच्छे हैं। राइट। कोई स्टॉक ने 4 साल पहले अगर कोई हाई बनाया उसके बाद गिरा है तो गिरने के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। या तो मार्केट क्रैश हो गया, करेक्ट। तो 2020 में कोविड आया तो सभी स्टॉक गिर गए। लेकिन 2020 की कंडीशन को छोड़ दें, बाकी अगर वो स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो या तो उसके फाइनेंशियल्स कमजोर हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स में कुछ कमजोरी आ रही है, इस कारण वो स्टॉक करेक्ट हो रहा है। लेकिन वो 4 साल बाद वापस आ रहा है ऊपर, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट है। तो आपको अगर फंडामेंटल नहीं भी पता है तो अगर कोई स्टॉक आ रहा है क्वालिटी स्टॉक वापस 4 साल बाद अगर वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल तो इंप्रूव हुए होंगे तभी वो वापस उस भाव पे आया है। 100%। यस। तो सिंपल लॉजिक है कि इसमें आपका टेक्नो फंडा अप्रोच हो गया। तो अल्टीमेटली आप जब उसके फाइनेंशियल भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। आप की स्टोरी देखेंगे तो में आपको दिखेगा डीमर्जर हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, उसके कारण से उसके जो डेट के इशू थे वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे। तो अब ये बढ़ गया स्टॉक। तो ऐसे ही आप ढूंढने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ फाइनेंशियल भी इंप्रूव हुए थे तभी ये स्टॉक आ पाया, अदरवाइज तो वो आता ही नहीं ऊपर। राइट करेक्ट। इतने लंबे टाइम के बाद कोई स्टॉक आ रहा है तो ये आपको साथ में देखना है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या, क्यों आया ऊपर। तो आपको 2 चीजें करनी, एक तो प्राइस आपको मालूम पड़ गया कि हाँ ये स्टॉक ऊपर आ रहा है, आपके पास 2 से 3 हफ्तों का टाइम तो है अभी भी, क्योंकि आपको देखना है सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मीन टाइम यू कैन रीड सम फाइनेंशियल डेटा ऑल्सो कि हाँ ये कंपनी में क्या ठीक हुआ 3-4 साल में, क्यों ऊपर आया। अगर आपको वहां पे भी जस्टिफिकेशन मिल जाता है तो वो स्टॉक आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हो सकता है जो कि आगे आने वाले महीनों में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जिसपे हम काफी कुछ स्टॉक्स निकालते हैं और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें काफी कुछ अच्छे स्टॉक्स यहीं से मिल जाते हैं और काफी अच्छे रिटर्न आपको अगले 1-2 साल में बनते हुए दिख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन है, आपने जहां ब्रेकआउट हुआ था उसके 5% 6% जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके नीचे आप रख लें और वहां से आप उसको राइड करते जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब इवन इफ अगर आपको फंडामेंटल्स की उतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, जैसे मुझे उतने फंडामेंटल्स नहीं समझ आते, so this is like one of the finest thing that I've seen like for long term investment। बिल्कुल आपको कोरिलेशन हो गया क्योंकि वो किसी कंपनी में इतने समय के बाद कहीं ना कहीं कमजोरी थी और वो कमजोरी से निकल के आया तभी वो भाग पा रहा है या उस भाव तक आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। क्योंकि बिना फंडामेंटल इम्प्रूवाइजेशन के कोई भी स्टॉक में प्राइस मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी में कोई प्राइस मूव होते हैं लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई प्राइस को सस्टेन होना है तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो होती ही है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड सर ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है या उसके लिए कोई कंसेप्ट है आपके पास सिमिलर इसी में? तो देखिए इसमें अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में करना है तो हम एक सिंपल स्क्रीनर फॉलो करते हैं जिसमें हम 3-4 कंडीशंस पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें जो स्टॉक 20, 50, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तीनों स्टॉक तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है और आपका RSI 45 के ऊपर, डेली RSI 45 के ऊपर है, तो वो स्टॉक जनरली हमें एक पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा मूव देते हैं। तो एक बेसिक स्क्रीनर है ये, इससे हमें स्टॉक लिस्ट निकल जाती है। देन फिर हम उस पर ट्रेडिंग पैटर्न जो चार्ट फॉर्मेशंस है वो देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट तो नहीं आ रहा है। तो हम जनरली मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट को काफ़ी कुछ फॉलो करते हैं। मल्टीपल सप्लाई जोन जहाँ पे आप अगर एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आप पिछले 5-6 महीनों में एक ही पॉइंट से बार बार गिर रहा था स्टॉक और अब ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस तरीके का केस जहाँ पे भी बनता है तो वो स्टॉक हमारे पोजिशनल स्टॉक्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये भी एक सिंपल टेक्निक है
कि आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और स्ट्रेट लाइन है और एक ही पॉइंट से बार बार प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन, प्लस उसमें 3 कंडीशन की 20, 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, तो वो पोजिशनल के लिए आपको मतलब अगर आपका ट्रेड होराइजन 15 दिन 20 दिन का है तो आपको वहाँ पे वो सक्सेस मिलती है। दूसरा पोजिशनल में जैसा मैंने बताया कि अभी मार्केट का बिहेवियर है कि सारे स्टॉक्स एक फॉलिंग ट्रेंड में थे, वहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, तो जहाँ जहाँ भी हमको फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट मिल रहे हैं तो वो स्टॉक्स भी अब क्वालिफाई हो रहे हैं एक रिवर्सल ट्रेड के लिए, यहाँ से भी पोजिशनल ट्रेड बनता है। फिर हम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को भी काफ़ी कुछ वेटेज देते हैं। अगर हमें दिखता है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं तो वो स्टॉक्स को भी हम स्क्रीनर में रखते हैं और उसके बेसिस पे भी हम स्टॉक आइडियाज फिर फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंडीशंस तो बेसिक कंडीशंस जो होना ही है। अगर आपको कोई स्टॉक में स्ट्रेंथ है या पोजिशनली बढ़ना है तो हायर हाई लो फॉर्मेशन बनना चाहिए उसमें, एंड हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बनने चाहिए। अगर ये बन रहे हैं तो वो स्टॉक पोजिशनली आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। परफेक्ट। तो ये सारे स्क्रीनर्स मतलब आप कहाँ से, आप कैसे लाते हो, बिकॉज हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। तो आपका सॉफ्टवेयर हमें काफ़ी कुछ हेल्प करता है, मतलब ये तो इट्स टूल फॉर अस, और काफ़ी कुछ स्टॉक्स और काफ़ी कुछ स्क्रीनर तो हमने इस पे ही बनाए हुए हैं। ये कंडीशन है काफ़ी सिंपल, यहाँ पे बन जाती है, मतलब मुझे अगर स्टॉक फाइंड आउट करना है तो जस्ट बाय सिंपल क्लिक्स आई कैन गेट ऑल द स्टॉक्स डिटेल कि मुझे 20, 50, 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक सारे निकल गए, लिस्ट निकल गई। मुझे क्लिक करके उसको मैन्युअली सिर्फ मॉनिटर करना है कि हाँ इसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब तो इतने सालों से हम देख रहे हैं तो पैटर्न ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, वो दिख ही जाता है कि हाँ ये आंखों से मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है। तो इसमें जो टेक्निकल्स पे चार्ट देखते हैं या चार्ट्स पे यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो स्टॉक निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और रैंडम ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी स्टॉक ने वो क्वालिफाई कर दिया तो मैं उस पर इमीडिएट ट्रेड कर दूं। अगर आपने उस स्टॉक को मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया है चार्ट पैटर्न पे या उसका मूवमेंट को, जब तक आप उस पर ट्रेड ना करें, पहले उसको ऑब्जर्व करें, उसका बिहेवियर समझे, देन उस पर ट्रेड करें। क्योंकि कोई स्टॉक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10% एक साथ बढ़ जाएगा, तो आप उसमें 10% का ट्रेड नहीं डिफाइन कर सकते। आपको एक मिड कैप स्टॉक होगा वो 10% बढ़ सकता है, लेकिन रिलायंस नहीं बढ़ सकता है। तो वो आपको उस हिसाब से आपको दिखेगा तो सही कि पैटर्न ब्रेकआउट हो गया है तो 10% बढ़ सकता है, दूसरा स्टॉक बढ़ा था, तो ऐसा नहीं होगा। राइट। तो आपको हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक सेटअप हर स्टॉक पे काम नहीं करता है। करेक्ट सर, ब्यूटीफुल सेटअप्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके शायद रहस्य राज था मल्टी ईयर ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी आपने एक्सप्लेन की हमारे व्यूअर्स के सामने। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका। एक लास्ट एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ हम लोग कर ले, आप क्विकली आप अगर जवाब दे सकें। सर रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन मेरा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स। ओह, इज इट? ओके, नेक्स्ट इज इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग। ओह माय गॉड। ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग? बोथ। बैटिंग बॉलिंग दोनों करना है ओके, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही इंडिकेटर चुनना हो तो? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस ओवर आरएसआई? या। ओके, which market is easier to trade, bull market or bear market? Both. Okay. Biggest traders emotion? Fear is the biggest. Okay. One advice you would like to give to traders who are struggling right now? I think discipline is the key success for a trader. अगर आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपने अगर डिसिप्लिन रखा है तो देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो ओनली डिसिप्लिन इज द, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, बी डिसिप्लिन ट्रेडर, देन यू विल डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। परफेक्ट। अब लास्ट, स्पाइडर वर्सेस ट्रेडिंग व्यू? Spider, definitely. I am using it since last 20 years. So that is it. That's all for now. एंड सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे सारे ही सवालों के जवाब दे दिए। और भी काफ़ी कुछ हमें जानना है आपसे, अब हमारे पास टाइम की उतनी ज़्यादा हमारे कमी है लिटिल, तो और आपके पास भी ऑफ कोर्स आपको कल सुबह आके फिर से मार्केट में धमाल करनी है। तो आज के लिए हम यहाँ ही तक रखते हैं। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक पॉडकास्ट को देखा है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, उसके साथ लाइक एंड शेयर भी बनता है।
सो थैंक यू सो मच वंस अगेन राजेश सर, एंड थैंक यू व्यूअर्स। ज़रूर हमारे पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को, और दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।